जय हिंद। यदि आपने भी सीटेट पेपर 2 में एसएसटी लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें हम एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के 8 तक के हिस्ट्री को कवर किए हैं, चैप्टर बाय चैप्टर। उससे एमसीक्यू तैयार किया गया है और वो भी सीटेट के नए पैटर्न पे आधारित सारे प्रश्न हैं। और पीवाईक्यू देख करके फरवरी 2026 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, उस एसएसटी के पेपर को देख के जो भी हिस्ट्री से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे और जो आगे पूछे जाने की संभावना है, सभी प्रश्नों को कवर किया गया है। यह आपका वीडियो नंबर तीसरा है, यानी पार्ट 3 है। ठीक है ना। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो कवर कर लिया है और आपका क्लास 6 से 8 तक के ज्योग्राफी का कंप्लीट वीडियो दे दिया गया है। लगभग 3 साढ़े 3 घंटे का क्लास है। आप जाकर के चैनल पे देख लीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, आइए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है मेरे भाई। देखिए, प्रश्न ये है, शेर शाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि शेर शाह सूरी ने 1540 से 1545 के बीच शासन किया। दूसरा, कि उसने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था। तीसरा, कि उसने मुगल सम्राट हुमायूं को परास्त कर दिल्ली पर अधिकार किया और अपना राजवंश स्थापित किया। बताइए, इनमें से कौन सा कथन सही है? ध्यान रखिए मेरे भाई, सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा सभी कथन क्या हैं? सही हैं। देखिए, शुरुआती जीवन में बिहार के छोटे से इलाके में प्रबंधन का कार्य संभाला था शेर शाह सूरी ने और बाद में मुगल शासक हुमायूं को हराकर दिल्ली पर अपना अधिकार किया। साथियों, शेर शाह सूरी ने अपने शासन के दौरान प्रशासनिक और भू राजस्व व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण सुधार किए थे। उसने ग्रैंड ट्रंक रोड यानी सड़क के आजम के पुनरुद्धारण और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसे जीटी रोड कहते हैं। ठीक है ना। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न ये है कि दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक सुधार, बदंगा और भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में विचार कीजिए। बताइए, कथन है मेरे भाई कि पहला है कि दिल्ली के प्रारंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे, जिन्हें फारसी में बदंगा कहा जाता था। दूसरा, कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य ने अपने नियंत्रण में ले लिया था तथा कृषि पर लगने वाला कर खराज कहलाता था, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। तीसरा, फारसी तवारीख के लेखकों ने निज खानदान के लोगों को ऊंचे पद पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की हमेशा प्रशंसा की थी। अब उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। बताइए। ध्यान रखिए, इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है। ध्यान रखेंगे मेरे भाई, पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि फारसी तवारीख के लेखकों ने निज खानदान के लोगों को ऊंचे पद पर बैठाने के लिए सुल्तानों की हमेशा आलोचना की थी। ठीक है ना। कर के प्रकार उस समय मुख्य रूप से 3 तरह के कर थे। पहला, कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था। दूसरा, मवेशियों पर और तीसरा, घरों पर। साथियों, इब्न बतूता 14वीं सदी में अफ्रीकी देश मोरक्को का एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता था, जो भारत आया था। साथ में ध्यान रखिएगा कि कुबत अल इस्लाम मस्जिद 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी यह मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर यानी दिल्ली एक कुहान पुराना शहर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है कि मंगोलों के आक्रमण का सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक दोनों को ही दिल्ली में एक विशाल स्थानीय यानी अस्थाई सेना खड़ी करनी पड़ी थी। तीसरा कारण है कि चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला किया था, जिसके बाद से दिल्ली सल्तनत को लगातार मंगोल आक्रमणों का खतरा झेलना पड़ा। अब इनमें से ये बताना है कौन सा कथन सही है। तो मेरे भाई, विकल्प ए सही है, यानी ए और आर दोनों सही है। और
कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ध्यान रखिएगा साथियों। अगर हम बात करें मस्जिद के निर्माण की, तो कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद की मीनार 3 सुल्तान यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया और उन्हें इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। दूसरा कि मोहम्मद तुगलक ने सैनिकों को नगद वेतन देने के स्थान पर कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए टोकन यानी सांकेतिक मुद्रा चलाई, जो सोने चांदी के स्थान पर सस्ती धातु की बनी होती थी। तीसरा कि अलाउद्दीन खिलजी का बल मुख्य रूप से रक्षा पर था, जबकि मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम में मंगोल इलाकों को फतह करने की सैन्य आक्रमण योजना भी शामिल थी। अब कौन सा विकल्प सही है, तो बताइए आप कि कौन सा विकल्प सही है। ध्यान रखिएगा विकल्प सी सही है, यानी पहला और तीसरा कथन सही है मेरे भाई, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए, तुगलक के प्रशासनिक कदम, मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम ज़्यादातर सफल रहे थे, जैसे उसका दौलताबाद स्थानांतरण और टोकन मुद्रा का प्रयोग, ये सभी असफल रहे थे। ठीक है ना। तो ये आज के रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलते हैं नए क्लास में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। कि दक्षिण भारत के प्राचीन गांवों में रहने वाले लोगों के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मेरे भाई, ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी की किताब से लिए गए हैं और ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अब आपको बताना है, एक तरफ इन युग्मों में मिलान करना है कि कौन सा सही है। पहला कथन है कि बड़े भूस्वामी वेलल्ला कहलाते हैं। दूसरा है साधारण हलवाहों को उनवार या उड़वार कहा जाता है। तीसरा है कि भूमिहीन मजदूर दास को कड़ैसियार और आदिमाई कहा जाता है। तो कौन सा मिलान, कौन सा युग्म सही है, आपको ये बताना है। ध्यान रखिए मेरे भाई, अगर सही विकल्प की बात करें, देखिए अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। इससे आपके जागरूकता का पता चलता है कि आप कितने एक्टिव होकर के अपने क्लास को देख रहे हैं। ठीक है। और जब भी हम किसी चीज़ को लिख देते हैं ना, तो हमारे दिमाग और दिल में छप जाता है। मेरे भाई, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा युग्म सही है। यानी बड़े भूस्वामी को बेलल्ला और भूमिहीन मजदूर दास को कड़ैसियार और आदिमाई कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। अगर हम बात करें कि युग पहला और तीसरा क्यों सही है, तो ध्यान रखिए मेरे भाई, प्राचीन तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी हुआ करते थे उन्हें बेलल्ला कहा जाता था। ठीक है ना। और भूमिहीन मजदूर जो दास होते थे उन्हें कड़ैसियार और आदिमाई कहा जाता था। साथियों, दूसरा कथन हमारा गलत क्यों है, क्योंकि साधारण हलवाहों को उनवार नहीं बल्कि उझवर कहा जाता था। ठीक है ना। चलिए आगे समझिए कुछ महत्वपूर्ण और फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्राम भोजक किसे कहा जाता है मेरे भाई, तो गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता था उसे ग्राम भोजक कहा जाता था। गांव का जो प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था और यह पद प्रायः अनुवांशिक होता था। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र किसानों को गृहपति कहा जाता था। ये ध्यान रखिएगा, ग्राम भोजक गांव के प्रधान को कहा जाता था और यह पद अनुवांशिक होता था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई, कथन और कारण वाले प्रश्न हैं जो कि ट्रेंड बन गया है सीटेट एग्जाम का। बताइएगा कि प्राचीन भारत में आहत सिक्के सामान्यतः आयतकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे, जिन पर ठप्पे से चिन्ह बनाए जाते थे। कारण है कि इन सिक्कों पर राजाओं के नाम और तिथियां स्पष्ट रूप से लिखी होती थी ताकि इनकी प्रामाणिकता बनी रहे। अब आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। देखिए मेरे भाई, सही उत्तर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, यानी कथन ए सही है लेकिन कथन आर यानी जो कारण इसका है वो गलत है। मेरे भाई, क्यों गलत है और क्यों सही है, आइए समझते हैं। देखिए, कथन ए क्यों सही है, क्योंकि आहत सिक्के धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे और इन पर कुछ लिखा नहीं होता था बल्कि ठप्पे से चिन्ह आहत किए जाते थे। कारण क्यों गलत है, इसलिए गलत है मेरे भाई क्योंकि इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता था बल्कि केवल विभिन्न चिन्ह ठप्पे बनाए जाते थे।
इसलिए कारण असत्य है। मेरे भाई ध्यान रखिए, अगर हम बात करें आहत सिक्के का, तो आहत सिक्कों के बारे में, ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की प्रारंभिक सदियों तक प्रचलन में ये रहे हैं। कौन से? आहत सिक्के। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि प्राचीन व्यापार रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट और रोमन साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखिए सीटेट इसी तरह के प्रश्न पूछता है। अब ये नहीं कि एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दे दे और एक टिक मार के चले आइए। ठीक है ना, इस तरह का अब प्रश्न पूछना छोड़ दिया है। अब कथन कारण वाले, स्टेटमेंट वाले प्रश्न, ठीक है ना, इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, ताकि आप सीटेट सीबीएसई ये जानना चाहता है कि आपको तथ्यों की समझ कितनी है। समझ आधारित अब प्रश्न ज़्यादा हो रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड प्रश्न ज़्यादा हो रहे हैं मेरे भाई। कथन है, पहला कथन कह रहा है कि दक्षिण भारत सोना, मसालों, विशेष तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काला सोना यानी ब्लैक गोल्ड के नाम से बुलाया जाता था। दूसरा कथन है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था और इस मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कुषाण थे। तीसरा कथन है कि संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है, जिसका अर्थ 4 मुखिया होता है। अब उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। बताइए, पढ़िए विकल्प और बताइए कौन सा कथन सही है। उत्तर मालूम हो तो कमेंट भी करके आप बताते रहिए, कमेंट बॉक्स खुला है, आप बिल्कुल बताइए, स्वतंत्र हैं। देखिए मेरे भाई, पहला जो विकल्प है वो बिल्कुल ठीक है, यानी कथन 1 और कथन 2 पूरी तरह सही है, लेकिन कथन 3 गलत है। क्यों गलत है और क्यों सही है, आइए हम समझते हैं। देखिए मेरे भाई, दक्षिण भारत की काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी ज़्यादा मांग थी, इतनी मांग थी कि इसे ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना कहा जाता था। मेरे भाई, रेशम मार्ग की तकनीक सबसे पहले चीन में लगभग 7000 साल पहले विकसित हुई थी और इस पर नियंत्रण रखने वाले प्रसिद्ध शासक कुषाण थे। ठीक है ना। कथन तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि संगम कविताओं में वर्णित मूवेंदार का अर्थ 3 मुखिया होता है, न कि 4 मुखिया। ठीक है ना। देखिए साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, अरिकामेडु लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु, जो पुदुचेरी के पास एक महत्वपूर्ण पतन यानी बंदरगाह था, जहां भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र और अरेताइन जैसे लाल चमकदार बर्तन मिले थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। वहीं बात करें सातवाहन वंश की, तो मेरे भाई सातवाहन वंश का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। ये एक कोने में पॉइंट हाईलाइट करके आपके एनसीईआरटी की किताब में लिखा था, इसलिए मैं महत्वपूर्ण फैक्ट के रूप में यहाँ पे लिख के लेके आ गया हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सातवाहन वंश का सबसे प्रमुख जो राजा था गौतमी पुत्र सातकर्णी था। वहीं मेरे भाई साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि 2200 से लेकर 1900 साल पहले अरिकामेडु, जो पुदुचेरी के पास है, वहाँ एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र और अरेताइन जैसे लाल चमकदार बर्तन मिले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा साथियों। साथ में आपको ये कमेंट करके बताना है कि रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है। ठीक है ना, आपको बताना है। जैसे कि आप जानते हैं कि मछली पालन को पीसी कल्चर कहते हैं, अंगूर की खेती को वर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है ना। और आपके मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं। ठीक है ना। वैसे ही आपको बताना है कि रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है। फिर से समझिए, मछली पालन पीसी कल्चर, मधुमक्खी पालन एपी कल्चर, अंगूर की खेती वर्टिकल्चर, ठीक है ना, और केचुआ पालन वर्मी कल्चर। अब आपको ये बताना है कि रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए प्रश्न है मेरे भाई कि देखिए बताइएगा, प्रश्न ये है कि भारतीय
प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण नगरों, व्यापारिक केंद्रों और उनके पुरातात्विक साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है मेरे भाई कि पुदुचेरी के पास स्थित अरिकामेडु एक प्राचीन बंदरगाह था जहां भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र और लाल चमकदार यानी अरेताइन बर्तन मिले हैं। दूसरा है कि मथुरा एक प्रमुख धार्मिक केंद्र होने के साथ साथ कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और यहाँ से बौद्ध विहार तथा जैन मंदिर भी मिले हैं। तीसरा है कि मूर और रोमन व्यापारियों द्वारा दक्षिण भारत से आयात की जाने वाली काली मिर्च की अत्यधिक मांग के कारण इसे सफ़ेद सोना कहा जाता था। अब इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है, बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी केवल पहला और दूसरा कथन सही है, बाकी तीसरा गलत है, क्योंकि सफ़ेद सोना नहीं इसे काला सोना कहा जाता था। ये ध्यान रखिएगा। अरिकामेडु एक प्राचीन पतन था जहाँ विदेशी जहाज सामान उतारते थे और यहाँ एम्फोरा और अरेताइन बर्तन मिले हैं, ठीक है ना। साथ में ये ध्यान रखिए कि दक्षिण भारत की जो काली मिर्च है उसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। मेरे भाई साथ में आपको ये ध्यान रखना है मथुरा शिल्प के बारे में, तो मथुरा के अभिलेखों में सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वाले कारीगरों का उल्लेख मिलता है मथुरा के शिल्पी में। साथियों, रोमन सम्राट की अगर हम बात करें तो रोम के शक्तिशाली शासक अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन करते हुए कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनाया, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ सभी एनसीईआरटी की किताब से लिए गए हैं, कहीं बाहर से अपने मर्जी से कोई प्रश्न नहीं लिया गया है। साथियों, प्रश्न है कि पल्लव, चालुक्य, हर्षवर्धन के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है कि पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। दूसरा कथन है कि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था और इनकी राजधानी ऐहोल थी जो एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। तीसरा कथन है कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी थी। अब उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको, बताइए। देखिए मेरे भाई, अगर बात करें सत्य कथन की तो विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों कथन क्या हैं, बिल्कुल सत्य हैं। ध्यान रखिए मेरे भाई कि पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी और उनका विस्तार कावेरी डेल्टा तक था। साथियों, चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच था, वहीं पे इनकी राजधानी ऐहोल थी जो एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। साथ में ध्यान रखिएगा कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि हुए बाणभट्ट और बाणभट्ट ने उनकी जीवनी पर हर्षचरितम नामक एक संस्कृत महाकाव्य लिखा है, हर्षचरितम, ठीक है ना। चलिए, साथ में ध्यान रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय के बारे में कि पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे जिसके बारे में उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। साथियों, वहीं चीनी यात्री की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा कि चीनी यात्री थे वेनसांग और वेनसांग हर्षवर्धन के समय में, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, ठीक है ना। तो हर्ष के दरबार में रहे थे कौन, वेनसांग। ये ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा गया है प्रीवियस में कि वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन के, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है, कथन और कारण वाले प्रश्न हैं कि पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ और इन्हें सरल संस्कृत श्लोक में लिखा गया है। कारण है कि पुराणों को इस तरह से संकलित किया गया था कि स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इन्हें सुन और समझ सके। तो मेरे भाई, इसका जो सही कथन है ऑप्शन नंबर ए है, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि प्राचीन भारतीय विज्ञान, साहित्य, कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है और वृत्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली है। दूसरा कथन है
कि प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक हुए, ठीक है ना, चरक और सुश्रुत। चरक ने चरक संहिता लिखा, ठीक है ना, और दूसरे कौन हुए? सुश्रुत। तीसरा कथन है कि कागज का आविष्कार सबसे पहले 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। अब आपको ये बताना है कि कौन सा विकल्प सही है, बताइए। सही विकल्प है मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सत्य हैं, ध्यान रखिएगा, तीनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। वहीं कागज बनाने की कला सर्वप्रथम चीन से विकसित हुई, जिसे काई लून द्वारा लगभग 1900 साल पहले किया गया था, ठीक है ना, जिसकी तकनीक सदियों तक गुप्त रखी गई थी, ये ध्यान रखिए। वहीं अजंता की गुफाओं की बात करें मेरे भाई, तो ध्यान रखिए, अजंता की पहाड़ियों में खोदी गई गुफाएं अधिकतर बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहार थी, जहां अंधेरा होने के कारण चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे और इन्हें रंग 1500 साल बाद भी पौधों व खनिजों के कारण चमकदार हैं, इनके जो रंग हैं। साथियों, वहीं तमिल महाकाव्य की बात करें तो लगभग 1800 साल पहले इलांगो नामक कवि द्वारा तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारकम, ठीक है ना, शिल्पादिकारकम और सतनार द्वारा मणि मेखलई। देखिएगा, ये प्रीवियस में पूछा गया प्रश्न है, मैं फिर से आपको समझा दूं, एक बार देख लीजिए। तमिल महाकाव्य, दो महाकाव्य बहुत महत्वपूर्ण है। 1800 साल पहले यह महाकाव्य इलांगो कवि द्वारा शिल्पादिकारकम और सतनार द्वारा मणि मेखलई की रचना की गई है, जो तमिल महाकाव्य है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि हिंदुस्तान शब्द के अर्थ, शब्दावली और इतिहास के लेखन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन है कि 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। दूसरा है कि 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। तीसरा कथन है कि 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू युग, मुस्लिम युग और ब्रिटिश युग। अब उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आइए बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा हमारे सभी कथन क्या हैं? बिल्कुल भी सही हैं, बिल्कुल सही कथन है, ध्यान रखिएगा। मिन्हाज ए सिराज द्वारा प्रयुक्त हिंदुस्तान का राजनीतिक अर्थ दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार क्षेत्र वाले इलाके से था। वहीं बाबर ने जब इस शब्द का प्रयोग किया तो यह उपमहाद्वीप के भूगोल, जीव जंतुओं और संस्कृति के संदर्भ में था। साथियों, ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में विभाजित किया गया था। साथ में ये ध्यान रखिएगा, पर्यावास शब्द का मतलब क्या होता है? तो पर्यावास शब्द का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले सामाजिक और आर्थिक जीवन के शैली से होता है पर्यावास शब्द का मतलब। जाति पंचायत की अगर हम बात करें तो अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए जातियों द्वारा नियम बनाए जाते थे, जिसका पालन करने वाली सभा को जाति पंचायत कहा जाता था, ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई, ध्यान रखिए, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है कि सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है और संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो किसी विशेष क्षेत्र की नहीं बल्कि एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे। कारण है कि संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था और नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह रखते थे, उनके समर्थन के कारण इनका दबदबा और भी बढ़ जाता था। अब आपको ये बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए मेरे भाई, ध्यान रखिए, विकल्प पहला हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए और आर दोनों सही है, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा देखिए, एक बात यहाँ ध्यान रखिए, कथन कारण की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए आपका ये नहीं सही होगा, बी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए और आर दोनों तो सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो विकल्प बी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
देखिए मेरे भाई, ये दोनों कथन स्वतंत्र रूप से सही हैं। अमीर खुसरो ने विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, अवधी, हिंदवी आदि का उल्लेख करते हुए संस्कृत को बड़ा विशिष्ट और प्राचीन भाषा बताया था। वहीं कारण जो है ना, समाज में ब्राह्मणों के आदर और शासकों द्वारा उनके संरक्षण का जो विवरण दिया गया है वह भी सत्य है। चूंकि कारण सीधे तौर पर अमीर खुसरो के भाषा संबंधी कथन की व्याख्या नहीं करता, इसलिए विकल्प भी सही होगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके विकल्प को देखते हैं। प्रश्न है कि नए राजवंशों के उदय और सामंती व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है कि 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे, जिन्हें राजा लोग अपने माहतहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। ठीक है ना। दूसरा है कि कदम्ब, मयूर शर्मन और गुर्जर हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक तथा राजस्थान में अपना राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया। तीसरा है कि एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह यानी पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, मौर्य काल की कृति है। अब आपको ये बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, विकल्प ए सही है, यानी पहला और दूसरा कथन मात्र हमारा सही है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। देखिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो जान लीजिए। वेट्टी की अगर बात करें तो तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं, जिनमें सबसे अधिक उल्लेखित कर वेट्टी था, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। ठीक है ना। वहीं उपाधियां की बात करें तो महाराजा धीराज का अर्थ राजाओं का राजा होता था, तथा त्रिभुवन चक्रवर्तीन का अर्थ तीनों भुवनों का स्वामी होता था। ठीक है ना। आगे प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, कि प्रशस्तियों, भू अनुदान और मध्यकालीन इतिहास के लेखकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो सर्वथा अक्षरशः सत्य नहीं भी हो सकते, क्योंकि इनमें शासक खुद को जैसा दर्शाना चाहते थे वैसा वर्णन करते थे। दूसरा है कि 12वीं शताब्दी में कल्हण नामक रचनाकार द्वारा एक बृहद संस्कृत काव्य की रचना की गई, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। तीसरा है कि अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद गजनवी, जिसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था, उसने अल बरूनी नामक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा था, जिसकी कृति किताबुल हिंद आज भी महत्वपूर्ण स्रोत है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। चारों विकल्प आपके सामने है। ध्यान रखिए, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन हमारा सत्य होगा। ध्यान रखिएगा मेरे भाई। देखिए, कल्हण की राज तरंगड़ी 12वीं शताब्दी में सबसे प्रसिद्ध रचना है, जो कश्मीर के इतिहास का वर्णन करती है। वहीं मेरे भाई, सुल्तान महमूद गजनी ने अल बरूनी को भारत का लेखा जोखा तैयार करने को कहा था, जिसने किताबुल हिंद लिखी थी। साथ में ये ध्यान रखिएगा कि प्रतिहार नरेश संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश की एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कर्मों का वर्णन मिलता है। ताम्रपत्र की बात करें तो राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे, जो ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे। ध्यान रखिए। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कथन कारण से संबंधित प्रश्न है, बताइएगा कि मध्यकाल में राजाओं ने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया, अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को ही अपना मुख्य निशाना बनाते थे। कारण है कि चोल शासक राजराज प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम द्वारा तांजावुर और गंगईकोड़चोलपुरम में बनवाए गए बड़े मंदिर वास्तुकला और मूर्तिकला की दृष्टि से चमत्कार थे।
अब आपको बताना है कि इनमें कौन सा कथन सत्य है। ध्यान रखिए मेरे भाई, विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है मेरे भाई, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए ये बात पूरी तरह सही है कि मंदिर राजाओं की शक्ति और धन के प्रतीक होते थे, इसलिए वे आक्रमणकारियों के निशाने पर रहते थे। लेकिन कारण भी सत्य है कि दक्षिण में चोल राजाओं जैसे राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था, परंतु कारण सीधे तौर पर कथन के इस तर्क की व्याख्या नहीं करता कि राजा मंदिरों पर आक्रमण क्यों करते थे, बल्कि यह चोल मंदिरों की भव्यता का स्वतंत्र तथ्य बताता है, इसलिए विकल्प बी सही होगा मेरे भाई, ध्यान रखिए। वहीं चोल साम्राज्य की बात करें तो राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया और इस अभियानों के लिए एक जल सेना भी बनाई थी। नाडू और उर की बात करें तो किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था और उनके समूहों को नाडू कहा जाता था। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिए, प्रश्न चोल साम्राज्य से संबंधित है। प्रश्न ये है कि चोल साम्राज्य के उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए निम्नलिखित शर्तों पर विचार कीजिए। पहला है कि सभा की सदस्यता के इच्छुक लोगों के पास अपनी खुद की जमीन होनी चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। दूसरा कि इनकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उन्हें वेदों तथा प्रशासनिक मामलों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तीसरा कि यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह दोबारा किसी अन्य समिति का सदस्य बन सकता है। अब उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। आइए देखिए मेरे भाई, सही कथन की बात करें तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी पहला कथन और दूसरा कथन, यही दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, क्योंकि उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार चुनाव लड़ने के लिए संपत्ति यानी जमीन, घर, निर्धारित आयु और वेदों का ज्ञान अनिवार्य था। तीसरा गलत है, क्यों? क्योंकि अभिलेख के अनुसार यदि कोई पिछले 3 वर्षों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता था। साथ में ध्यान रखिएगा कि चौहान वंश के बारे में, चौहान के बारे में जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए, चाहमान या चौहान जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए, वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। वहीं पृथ्वीराज तृतीय की बात करें तो चौहानों के सबसे प्रसिद्ध शासक हुए पृथ्वीराज तृतीय, जिसने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया था, लेकिन अगले ही साल 1192 में उसके हाथों हार हो गया था। यानी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जब युद्ध होता है 1192 का, तराइन का द्वितीय युद्ध, तो उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरीके से हरा दिया था। वहीं देहलीवाल की बात करें तो तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था, जहां देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के ढाले जाते थे। देहलीवाल सिक्के ढाले गए कब? तोमर और चौहानों के राज्यकाल में। आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न ये है कि दिल्ली के सुल्तान और उनके शासन काल के क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है कि तोमर राजवंश के बाद 12वीं शताब्दी के मध्य में चौहान वंश ने दिल्ली पर शासन किया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल 1175 से लेकर 1192 तक था। दूसरा, प्रारंभिक तुर्की शासक जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक और शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 तक शासन किया। तीसरा कि खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया, जिसमें मुहम्मद तुगलक का शासनकाल 1320 से 1324 तक था। अब उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है बताइए। देखिए पहला कथन सही है, यानी केवल 1 और 2 दोनों कथन सही है मेरे भाई, ध्यान रखिए विकल्प ए सही है। तोमर और चौहान, पृथ्वीराज चौहान जो कि 1175 से 1192 के बीच शासन किए थे,
प्रारंभिक तुर्की शासक आए और रजिया सुल्तान ने फिर 1136 से 1240 ईस्वी तक शासन संभाला था। तीसरा कथन गलत है क्योंकि मोहम्मद तुगलक का शासनकाल 1324 से 1351 था। ठीक है ना, 1320 से 1324 किसका था? गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल था। मोहम्मद तुगलक का 1324 से 1351। वहीं बात करें लोदी वंश के बारे में तो ध्यान रखिए मेरे भाई, दिल्ली सल्तनत के अंतिम चरण में लोदी वंश आया, जिसके संस्थापक बहलोल लोदी थे, जो 1451 से 1489 के मध्य शासनकाल था। वहीं सैयद वंश की बात करें तो सैयद वंश की शुरुआत खिरिज खान द्वारा 1414 से लेकर 1421 के बीच की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न है कथन कारण से, प्रश्न है कि 13वीं सदी के इतिहासकार फकर ए मुद्दवीर ने न्याय चक्र के माध्यम से यह समझाया था कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता और सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। कारण है कि सैनिकों को मिलने वाला वेतन किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से आता था और किसान राजस्व तभी चुका सकते थे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो, जो कि राजा के न्याय और ईमानदार प्रशासन से ही संभव था। अब आपको सही विकल्प बताना है, चारों में से सही विकल्प कौन सा है? ध्यान रखिए मेरे भाई, सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए है, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है मेरे भाई, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, मध्यकालीन इतिहासकार हुए फकर ए मुद्दवीर उसके द्वारा रचित न्याय चक्र की अवधारणा का सटीक वर्णन करते हैं और राजा, सैनिक, किसान और राजस्व के बीच का यह चक्र इस बात पर आधारित था कि कुशल और न्यायप्रिय प्रशासन के बिना राज्य की आर्थिक और सैन्य व्यवस्था नहीं चल सकती। ठीक है ना, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन महिला शासिकाओं जैसे कि रजिया, रुद्रांबा देवी और दिद्दा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन है मेरे भाई कि दिल्ली की सुल्तान रजिया के बारे में मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया था कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, फिर भी उसे एक रानी के रूप में स्वीकार करने में सामाजिक कठिनाइयां थी। दूसरा कि आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र की काकतीय वंश की रानी रुद्रांबा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। तीसरा, कश्मीर की रानी का नाम दीदी यानी बड़ी बहन शब्द से निकला था। अब कौन से कथन सत्य हैं ये आपको बताना है। तो मेरे भाई विकल्प डी सही है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा सभी कथन क्या हैं? बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहीं रजिया सुल्तान ने अपने अभिलेख और सिक्कों पे स्पष्ट रूप से लिखवाया था कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। मेरे भाई ध्यान रखिए, राजनीतिक विरोध के चलते सन 1240 में रजिया को सिंहासन से हटा दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा।